चैप्टर नंबर 3, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नोट्स। सबसे पहले जान लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। आमतौर पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन दोनों शब्दों का अर्थ जो है एक ही ले लेते हैं। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को हम विकास की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन दोनों के बीच में फ़र्क है। और जब हम अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये डिफरेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दोनों की मीनिंग को समझने के बाद हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ है। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द कंट्रीज रियल नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो टर्म है उसकी डेफिनेशन ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर किसी देश, किसी कंट्री की जो वास्तविक राष्ट्रीय आय है, यानी जो असल में उसकी देश की जो पूरी इनकम है, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, वो और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, ये दोनों बढ़े। और ना सिर्फ कुछ समय के लिए जब, बल्कि एक लंबे समय के लिए जब ये दोनों चीज़ें बढ़ें। प्रति व्यक्ति आय, देश में रहने वाले प्रति व्यक्ति की आय, जिसे फाइंड करने का एक प्रोसेस होता है, वो एक दूसरे चैप्टर में हमने समझाया है। तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े और पूरे देश की, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, पूरे देश की इनकम भी जब एक साथ लंबे समय के लिए बढ़े तो इसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। जबकि डेवलपमेंट क्या है ये अब जानने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ डिफाइंड एज अ सस्टेन्ड improvement in material well-being of society. Economic development is a wider concept than economic growth. Apart from growth of national income, it includes changes, social, cultural, political as well as economics, which contribute to material progress. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। वाइडर कॉन्सेप्ट बोला गया यानी उससे एक बड़ी बात है। यहाँ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया अंग्रेज़ी में, पहले उन पर हम थोड़ा सा फोकस करें। सस्टेन्ड इम्प्रूवमेंट इन मटीरियल वेलबींग ऑफ सोसाइटी। सस्टेन्ड का अर्थ है सतत, इम्प्रूवमेंट सुधार, मटीरियल वेलबींग यानी हमारे आसपास मौजूद वो वस्तुएं जिनका उपभोग करके हम अपने लाइफ स्टाइल को सुधारते हैं। तो जब हमारे आसपास इम्प्रूव्ड गुड्स यानी कि ऐसी चीज़ें मिलने लगे जो पहले के मुकाबले सुधरी हुई हों, यानी पहले के मुकाबले अच्छी वैरायटी का सामान जब हम अपनी रोज़ाना की आवश्यकताओं को पूरा करने में इस्तेमाल करने लगे, या यूँ कहें कि मार्केट में पहले के मुकाबले जब अच्छा सामान मिलने लगे, हमारे पास जो विकल्प हैं, ऑप्शंस जो मौजूद हैं, वो पहले से बेहतर हो जाए, ऐसा जब होता है किसी देश में तो कहा जाता है कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास हो रहा है। और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ तो शामिल है ही, क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो ही हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस को ख़रीद कर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम ग्रोथ के अलावा जो और दूसरी चीज़ें इसमें शामिल हैं वो क्या है? नेशनल इनकम पहले से इंक्लूड है, चेंजेस सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक वेलबींग, यानी सामाजिक रूप से जब हमारा जीवन सुधरने लगे, कल्चरल, जो हमारा कल्चर होता है जब उसमें भी सुधार आ जाए, यानी जो पुरानी रूढ़ियाँ हैं, पुराने विचार हैं, जब हम उन्हें त्याग के एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद पॉलिटिकली यानी राजनीतिक रूप से जब हमारे जीवन में सुधार आने लगे, हमें एक अच्छी राजनीति मिलने लगे, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काउंट की जाती हैं। जब ये सारे सुधार हमारे जीवन में आने लगते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो अब बिल्कुल सरल भाषा में अंत में जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास को जानने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि जब हमारी इनकम भी बढ़ती है, हमारी जो आय के स्रोत हैं वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से जब हम अपने जीवन में सुधार लाते हैं, हम अपने आसपास जब एक चौतरफा विकास करते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो विकासशील देश हैं, गरीब देश जो होते हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए देश होते हैं, वहाँ पर गरीबी, बेरोज़गारी, अशिक्षा, ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं, क्योंकि वो विकास के रूप में काफ़ी पीछे होते हैं। तो सिर्फ पैसा कमाने से ही
सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ पैसे की जब ग्रोथ होने लगे तो हम कहते हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ है। यानी पैसा जब हमारे पास बढ़ने लगता है, आमदनी बढ़ने लगती है, तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। लेकिन उसके साथ जब दूसरी चीज़ों में भी विकास होने लगता है तो हम तब उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। वो दूसरी चीज़ें जिनका भी पीछे जिक्र किया है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली ज़रूर है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पैसा आएगा तो बाकी की चीज़ें खुद ब खुद सुधरती चली जाएंगी। तो आशा है कि ये दोनों चीज़ों के बीच का जो गैप है हमें समझ में आ गया है, और अगर अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें हमें बोला है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्लियर कीजिए। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम मीनिंग के अकॉर्डिंग लेंगे। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कंट्री। गुड एंड सर्विसेज जब इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने की कीमत जो होती है उसी से हम राष्ट्रीय आय को, नेशनल इनकम को काउंट करते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज जब ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज चेंजेस इन इनकम। इनकम तो बढ़ेगी ही। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग भी बढ़े, इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, और इन्वेस्टमेंट से हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बढ़ता है, यानी उत्पादन बढ़ता है। सेविंग बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अलॉन्ग विद प्रोग्रेसिव चेंजेस। इसके साथ ही प्रोग्रेसिव चेंजेस भी आएंगे, यानी सुधार आएंगे। किसमें? सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, यानी समाज के साथ साथ हमारा सामाजिक और आर्थिक जो हमारा एक ढांचा है, जब उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो चेंजेस इन सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी इसमें शामिल हैं। इंस्टीट्यूट खड़े होंगे, जैसे कॉलेजेस खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे, और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ सेटअप होंगी। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है हम वो दूसरे पॉइंट की बेसिस पर समझेंगे, फैक्टर्स की बेसिस पर। ग्रोथ रिलेट्स टू अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कंजप्शन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट्स। ग्रोथ की जो प्रक्रिया है वो धीमी है, यानी ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, और इन कंपोनेंट्स में जब भी इंक्रीमेंट होगा, यानी ये जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये कंपोनेंट, इनमें से कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज़ होगी तो हम उसे ग्रोथ कहेंगे। ये कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी राष्ट्रीय आय, ये बढ़ेगी तो ग्रोथ होगा। कंजप्शन, यानी देश के अंदर जो उपभोग होता है, वस्तुओं और सेवाओं का जो इस्तेमाल होता है वो बढ़ेगा तो ग्रोथ कहलाएगी। सरकार यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो खर्च करती है, आम जनता पर जब खर्च करती है, जब ये होगा तो ग्रोथ होगी। या देश में रहने वाले लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपनी आय में से बचत करके जब उसे इन्वेस्ट करेंगे तब ग्रोथ होगी। और अगर देश के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यानी विदेशों से जब हम व्यापार करते हैं, विदेशों में बेचते हैं अपने उत्पाद को, तो उसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। जब एक्सपोर्ट होगा तो भी ग्रोथ होगी। अब डेवलपमेंट देख लेते हैं। डेवलपमेंट रिलेट्स टू ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल, डिक्रीज इन इनइक्वालिटी, figures and structural changes that improve the quality of life of population। डेवलपमेंट में जो शामिल है वो क्या है कि अगर ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज़ होगा तो डेवलपमेंट कहलाएगी। ह्यूमन कैपिटल कहते हैं जब इंसान पढ़ लिख जाता है, टेक्निकल वर्क सीखता है, यानी कमाने वाला एक इंसान बन जाता है, तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। ह्यूमन कैपिटल जब बढ़ती है तो डेवलपमेंट कहलाता है। इनइक्वालिटी यानी समाज में जो असमानता है वो ख़त्म होती है तो डेवलपमेंट कहलाता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, यानी ऐसा इम्प्रूवमेंट होता है कि अब हम ये कहें कि जब पहले जैसे इंस्टीट्यूट हमारे पास नहीं थे, अब ऐसे इंस्टीट्यूट बढ़ने लगे हैं, हर चीज़ में मॉडर्नाइजेशन आने लगा है। ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, यानी बड़े बड़े ऐसे बदलाव जो पहले के मुकाबले सुधार की तरफ उठाए गए कदम होते हैं। जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं तो डेवलपमेंट होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ जब इम्प्रूव होती है, तो जब पॉपुलेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है तो डेवलपमेंट कहलाता है, यानी ओवरऑल क्वालिटी जब हमारी बढ़ जाती है। इसका मतलब है हमें अच्छी शिक्षा सुविधाएं मिलने लगती हैं, हमें मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मिलने लगती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड वगैरह, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जब हमारी सुधर जाती हैं तो इसे हम लाइफ स्टाइल में चेंज आना कहते हैं। तो ये इम्प्रूव्ड लाइफ स्टाइल जब होता है तो डेवलपमेंट कहलाता है।
अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास किसे कहा जाता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generation to meet their own needs. Sustainable development include the protection of future economic growth and future development. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास कहा जाता है एक ऐसे विकास को जिसमें आज के समय में हम विकास करें, लेकिन ये समझौता ना करें कि आने वाली पीढ़ियों को उसका नुकसान उठाना पड़ जाएगा। कोई समझौता नहीं करना है, सरल भाषा में कहें तो एक ऐसा विकास जिससे हम आज विकास करें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी विकास करती रहें। यानी अगर हम उन संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं तो ऐसा ना सोचें कि ये संसाधन हम आज प्रयोग करके सारा विकास आज कर लें, डेवलपमेंट आज कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ियों के पास कुछ बचे नहीं। उदाहरण के तौर पर हमारे पास कोल एंड पेट्रोलियम जितना भी मौजूद है, अगर हम चाहें उसका प्रयोग करके हम विकास कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में उसको लगाकर या उद्योगों में उसको लगाकर हम विकास मौजूदा वक्त में कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो भंडार हैं कोल एंड पेट्रोलियम के, ये आने वाले समय में जो हमारी अगली पीढ़ी आएगी उसके पास अगर ये नहीं बचेंगे तो ऐसे विकास के कोई मायने नहीं हैं। इसके अलावा विकास ऐसा होना चाहिए कि हम विकास भी करें, सतत विकास उसे कहते हैं कि हम विकास करें लेकिन हमारी लाइफ पर उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अगर हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगा दें और उसके उत्पाद को हम विदेशों में बेचें, पैसा कमाएं, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, उसको नेगेटिव इफ़ेक्ट जो हमें झेलना पड़ेगा, तो ऐसा विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहलाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास वे है जिसमें हम आज की आवश्यकताओं को भी पूरा करें, आने वाली पीढ़ियों की भी ज़रूरत को समझें और हम अपनी लाइफ यानी मौजूदा लाइफ के साथ कोई समझौता ना करें, प्रदूषण जैसी समस्याओं से भी बचे रहें। अगला हमारा बिंदु है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ enlarging pupils' choice at all levels of development. The three essential choice for pupil include to live a long and healthy life, to acquire better knowledge and to have access of resources needed for a decent standard of living. ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात मानव विकास। तो मानव विकास एक ऐसी प्रक्रिया है कि जहाँ पर हम अपनी चॉइसेस को एनलार्ज करते हैं, यानी चुनने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। हमारे पास पैसा इतना होता है कि हम जो चाहें ख़रीद सकें, अपनी तरीके से आसानी का जीवन जी सकें। तो अपनी चॉइसेस को एनलार्ज करना ह्यूमन डेवलपमेंट यानी मानव विकास है। अब जिन चॉइसेस को यहाँ पर बढ़ाने की बात कही गई है ह्यूमन डेवलपमेंट में, उसमें तीन जो प्रमुख हमारी चॉइसेस हैं वो क्या हैं। पहला है लिव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, के रहने वाले देश में रहने वाले जो नागरिक हैं वो एक लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। दूसरा है एक्वायर बेटर नॉलेज, यानी देश में ऐसे इंस्टीट्यूट हों जहाँ पर बेहतर नॉलेज मिले, शिक्षा मिले, शिक्षा के अवसर बेहतर हों। और तीसरे नंबर पर है एक्सेस टू रिसोर्सेज नीडेड फॉर अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अपनाने के लिए, यानी एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए जो रिसोर्सेज हैं, जो मौजूद चीज़ें हैं, मौजूदा जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनको ख़रीदने की क्षमता हमारे अंदर हो। तो कुल मिलाकर हमारे पास इतना पैसा हो कि हम वो सारी चीज़ें ख़रीद सकें जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर करती हैं, जो हमारी ज़िंदगी को आसान करती हैं। अगला बिंदु है फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बिंदु मेरे हिसाब से होना चाहिए था फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लेकिन क्योंकि बुक में जो हेडिंग है वो फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ही है, इसलिए हम इसमें चेंजेस नहीं ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो दोनों ही यानी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को ही इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। तो और ये इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को ही इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं, एक या दो नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुल 4 ही बिंदुओं का यानी प्रमुख बिंदुओं का जिक्र करेंगे। एग्ज़ाम में अगर 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इन 4 पॉइंट को उनमें लिख सकते हैं डिटेल में। तो हमारा पहला जो फैक्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। द प्रिंसिपल फैक्टर इफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी
is the natural resources. The natural resources include the land area and the quality of the soil, forest, wealth, good river system, मिनरल, ऑयल रिसोर्सेज, गुड क्लाइमेट एक्सेट्रा। तो नेचुरल रिसोर्स जो हैं ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती हैं। सीधी सी बात है कि अगर हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं यानी जो प्राकृतिक संसाधन है अगर उनके भंडार बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छे हैं तो हम सीधे सीधे अपने देश की ग्रोथ कर सकते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इंक्लूड लैंड, ज़मीन है जिस पर खेती बाड़ी की जाती है, खेती बाड़ी करके यानी एग्रीकल्चर करके पैसा कमाया जाता है। क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी मिट्टी होगी उतना अच्छा हमें उत्पादन देगी और उतनी ही हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज़ होगी। उसके बाद फॉरेस्ट वेल्थ है, जंगल, क्योंकि फॉरेस्ट से भी हमें बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जिन्हें हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। अगर फॉरेस्ट वेल्थ हमारी बहुत अच्छी है तो भी उसका हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा। उसके बाद गुड रिवर सिस्टम भी इसमें शामिल है, मिनरल ऑयल रिसोर्सेज, ज़मीन के नीचे पाया जाने वाला खनिज तेल, और गुड क्लाइमेट, क्लाइमेट अच्छा होगा तो खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चर उससे अच्छा होगा। अगला जो पॉइंट है जो इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ को वो है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ community's saving are channelized into investment in capital goods such as plant, equipment, machinery that increase nation's productive capacity and workers efficiency। तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगा तो भी हमारा जो ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट होगा। कैसे होगा? सबसे पहले जानना पड़ेगा कि कैपिटल फॉर्मेशन है क्या। जब हमारी किसी कम्युनिटी या जब हमारी सीधे सीधे कहें जब लोगों की आय बढ़ती है और उसे सेविंग करके वो इन्वेस्टमेंट में बदलते हैं। हम जो पैसा कमाते हैं उसमें से हम बहुत सा पैसा खर्च करते हैं, कुछ पैसा हमारा बच जाता है जिसे हम सेविंग कहते हैं। ये सेविंग इन्वेस्टमेंट में प्रयोग की जाती है। जैसे कि हमने कोई फैक्ट्री लगा ली या कोई छोटा मोटा बिज़नेस शुरू किया या कोई छोटा मोटा उद्योग लगा लिया तो ये जो हमारी सेविंग है इन्वेस्टमेंट बन जाती है। अब इस इन्वेस्टमेंट से हम गुड्स ख़रीदते हैं यानी प्रोडक्शन के लिए जो गुड्स होते हैं, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। कोई भी फैक्ट्री लगाने से पहले, कारखाना लगाने से पहले हमें उसमें बहुत सारी मशीनें, उसका सेटअप लगाना होता है। वो पैसा जो हमने सेविंग किया था इन चीज़ों को ख़रीदने में हम खर्च करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और जब हम इन चीज़ों को ख़रीदेंगे तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। जाहिर है कि जब कोई नया प्लांट लगेगा तो उसमें प्रोडक्शन शुरू होगा, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। यानी अपने बचाए हुए पैसे को आगे पैसा कमाने के लिए या प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। और जब कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो उससे भी हमारी ग्रोथ इफ़ेक्ट होती है। तीसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। टेक्नोलॉजिकल progress mainly implies the research into the use of new and better methods of production or the improvement of the old methods। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो भी ग्रोथ में बहुत अहम रोल प्ले करता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? कि जब हम इम्प्रूव्ड मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे यानी हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लेंगे। पहले जो मशीनों का प्रयोग करके हम प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन करते थे, अगर उनकी जगह पर नई और एडवांस्ड मशीनरी ले आएँ जो उतने ही समय में या कम लागत में हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देने लगे तो ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस कहलाती है। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जब भी होती है तो हमारी ग्रोथ बढ़ती है। तो जाहिर है कि हम पुरानी मशीनों से 10 यूनिट अगर प्रोडक्शन करते थे और किसी नई मशीन से उतने ही समय में 20 यूनिट प्रोडक्शन करने लगे तो हमारी आय बढ़ेगी तो हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। चौथा पॉइंट है एजुकेशन। इट इज़ अ नाउ फेयरली रिकॉग्नाइज्ड दैट एजुकेशन is the main vehicle of development. Greater progress has been achieved in those countries where education is widespread. Education plays an important role in human resource development. चौथे नंबर पर पॉइंट है एजुकेशन। तो जाहिर है कि एजुकेशन यानी शिक्षा वो चीज़ है जिसे प्राप्त जब हम करते हैं तो किसी भी कार्य को बेहतर कर पाते हैं। तो ये देखा गया है कि जितने भी विकसित देश हैं या वो देश जो जिनकी आय बीते समय में बढ़ी है तो वहाँ पर हम पाएंगे कि वहाँ पर जो एजुकेशन यानी शिक्षा का स्तर है वो भी बढ़ा है। शिक्षा की जो शिक्षित लोगों की जो दर है वो भी बढ़ी है। तो जब लोग शिक्षित होते हैं तो वो बेहतर तरीके से काम को करते हैं तो जाहिर है कि वहाँ पर प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। एक पढ़ा लिखा इंसान या एक स्किल्ड वर्कर
एक अनस्किल्ड या एक कम पढ़े लिखे इंसान के मुकाबले ज़्यादा बेहतर काम कर पाता है। ये बात समझने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए अगर हम एजुकेशन को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी ग्रोथ भी इंक्रीज़ होगी। तो ये वो 4 फैक्टर थे जो ग्रोथ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब फाइनली लास्ट में हम देख लेते हैं कि कॉमन फीचर्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो क्या विशेषताएं हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की, ये जान लें। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या होती है, पहले थोड़ा सा इस बारे में जान लें। 3 श्रेणियों में हम देशों को बांटते हैं। पहला विकसित, यानी जिन्हें डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, यानी अमीर देश। दूसरे नंबर पर आते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, जिन्हें हम विकासशील देश कहते हैं, यानी ऐसे देश जहाँ पर विकास की प्रक्रिया चालू है। अभी तक वो डेवलप्ड कंट्रीज़ की यानी विकसित देशों की श्रेणी में तो नहीं आए, लेकिन विकास कर रहे हैं। कभी ना कभी वो जो है विकसित देशों का जो तक पहुंचने का जो टारगेट है उसे अचीव कर लेंगे। ये होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ यानी विकासशील देश इन्हें कहते हैं। लेकिन इससे भी नीचे एक कैटेगरी आती है जिसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं, यानी अविकसित देश, जहाँ पर ना तो विकास है और ना ही विकास की कोई प्रक्रिया चल रही है। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो कॉमन फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या हैं? सबसे पहली विशेषता है लो पर कैपिटा इनकम, के वहाँ पर राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय जो है, राष्ट्रीय आय मैंने गलती से बोल दिया, प्रति व्यक्ति आय जो है वो बहुत कम होती है। दूसरा है पुअर लेवल ऑफ लिविंग, जीवन का स्तर बहुत नीचा होता है, यानी हम कह सकते हैं कि लोगों का जीवन स्तर बहुत घटिया होता है, उनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती हैं। तीसरा हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत तेज़ होता है, यानी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से वहाँ की बढ़ती है। चौथा है हाईली अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग जीवन जीने के लिए ज़रूरी पैसा जो है वो भी नहीं कमा पाते हैं। 5वां पॉइंट है प्रीवैलेंस ऑफ मास पॉवर्टी, बहुत बड़े पैमाने पर गरीबी देखने को मिलती है, यानी जगह जगह गरीबी देखने को मिलती है। गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। पैसा जो है कुछ लोगों तक ही सीमित होता है, यानी कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं और ज़्यादातर यानी 70 to 80% वहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन गरीब होती है या गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिता रही होती है। तो यहाँ ये चैप्टर के नोट्स हमने समाप्त कर लिए हैं। महत्वपूर्ण नोट्स को बहुत डिटेल में समझाया गया है। आशा है कि इन्हें ध्यान से सुनकर आप अपने नोट्स भी बना सकेंगे और एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही लेकर हाजिर होंगे।